फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकिल एक्सआर में। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी को BA सेकेंड ईयर मध्य इतिहास की फर्स्ट पेपर के बारे में बताने वाला हूं। यानी फ्रेंड्स, मैं मध्य इतिहास के फर्स्ट पेपर के बारे में बताऊंगा। उनसे संबंधित मैं कुछ आप सभी को अतलग उत्तरीय कुछ प्रश्न बताने वाला हूँ, जो प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 या 5 बार पूछे जा चुके प्रश्न है फ्रेंड्स। यानी कि जितने भी मैं आप सभी को क्वेश्चन बताऊँगा या जितने भी आप सभी को मैं प्रश्न बताऊँगा, वो फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि यही क्वेश्चन लगातार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं, कम से कम या 30 या 35 आपको प्रश्न बताऊंगा, जिसमें से मैं लगभग 2 वीडियो में इसे इंक्लूड करूंगा। तो जिसमें फ्रेंड्स मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, तो आज मैं उन्हीं अतलग उत्तरीय प्रश्न को बताने वाला हूं। यदि आप लोग फ्रेंड्स यदि हमारे चैनल पर इस नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध, यानी कि जो मुगलों का उत्तराधिकारी युद्ध था फ्रेंड्स, उन्हीं के बारे में कुछ टिप्पणी करना है। यहाँ पर ऊपर लिखा है नोट निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी की लिखी, यानी कि कुछ टिप्पणी लिखना है। तो फ्रेंड्स इनमें से पहला हमारा ऐसे टिप्पणी लिखने को आएगा आप सभी के लिए कि मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध, यानी कि मुगलों के उत्तराधिकार के लिए, यानी कि मुगलों के राजा बनने के लिए क्या क्या युद्ध था या क्या क्या युद्ध के नियम थे, तो उन्हीं को बताएंगे फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है कि मुगलों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, यानी कि ऐसा नहीं था कि आज राजा है, राजा के कल के बाद राजा के जो पुत्र हों वो उत्तराधिकार बने, ऐसा कोई निश्चित नियम, यानी कि एक क्रमवाइज या एक चाचा के लड़के बने, ऐसा कोई उनमें निश्चित नियम नहीं था। तो वही कहते हैं कि मुगलों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम ना था, अतएव सम्राट की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो जाता था। जैसे ही राजा की मृत्यु होती थी, उनकी प्रजाओं में उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो जाता था, जिसमें भीषण रक्तपात होता था, यानी कि काफ़ी लोग मरते थे, काफ़ी घायल होते थे, जगह जगह पर हाहाकार मच जाता था और कुछ समय के लिए अराजकता छा जाती थी, यानी कि सब कुछ छीड़ हो जाता था और उस जगह पर अशांति ही अशांति छा जाती थी। उस समय का सिद्धांत था तख्त या तख्ता, यानी कि तख्त हो जिसके पास या तख्ता, यानी कि उस समय का एक सिद्धांत आया था, एक थ्योरी आई थी फ्रेंड्स, वो थ्योरी थी तख्त या तख्ता। इसके बारे में मैं भी टिप्पणी करके आप सभी को बताऊंगा। तो इसके आगे है कि इस संघर्ष का ज्वलंत उदाहरण इसके एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, जो है शाहजहां जी की, शाहजहां के शासनकाल में हुए भातृघातक युद्ध, यानी कि भाई के बीच युद्ध हुआ था शाहजहां के शासनकाल में, जिसमें 3 भाइयों की हत्या कर औरंगजेब ने सिंहासन प्राप्त कर लिया था। यानी कि औरंगजेब एक बहुत ही कट्टर शासक था, मुगल सम्राट, मुगल युग का, जिसने शाहजहां के तीनों भाइयों को मारकर उसमें अपना उत्तराधिकार, यानी कि उस स्थान पर अपना उत्तराधिकार जमा लिया था। तो वही फ्रेंड्स है कि मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध क्या क्या हुए थे। तो फ्रेंड्स आई होप ही आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का चरित्र, यानी कि शिवाजी के चरित्र के बारे में चर्चा करना है या टिप्पणी करना है फ्रेंड्स कि शिवाजी का चरित्र कैसा था। तो चलिए हम ये भी जानते हैं कि शिवाजी का चरित्र कैसा है। तो फ्रेंड्स शिवाजी का चरित्र क्या है, तो फ्रेंड्स इनका चरित्र है कि शिवाजी की सफलता का प्रधान कारण उनका आकर्षक व्यक्तित्व और चरित्र था, यानी कि उनके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण ही उनकी सफलताओं को प्रदर्शित था, वह सफलताओं से अपने वो भिन्न थे या इंगित थे। तो फ्रेंड्स वो बड़े ही दूरदर्शी थे, यानी कि वे बड़े ही अच्छे थे और सुविचार व्यक्ति थे। तो यानी कि वही कह रहे हैं कि वे बड़े ही दूरदर्शी थे। वो एक महान विजेता, योद्धा, संगठनकर्ता एवं कुशल राजनीतिज्ञ थे। स्वयं औरंगजेब ने एक बार उनके विषय में कहा था, वह एक महान सरदार था और केवल वही अकेला था जिसमें एक साम्राज्य स्थापित करने की महानता थी। उसमें मैजनी जैसा विश्वास, गैरीबाल्डी जैसा उत्साह और कैबूर जैसी कूटनीति थी। यानी फ्रेंड्स जो ये नाम आ रहे हैं मैजनी, गैरीबाल्डी और कैबूर, ये काफ़ी, यानी कि जो मैजनी थे वो विश्वास में काफ़ी अच्छे माने गए हैं, विश्वास पात्र थे, वो हमेशा अपनी विश्वासता में ही उनका ध्येय था। उसके बाद में फिर गैरीबाल्डी जी उत्साह के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे और कैबूर जी कूटनीति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो ये मतलब जो ये मैजनी, गैरीबाल्डी और कैबूर की जो विशेषता थी वो एक साथ ही, ये तीनों विशेषताएं एक साथ हमारे शिवाजी में शामिल थी। तो इस कारण से इनके बारे में औरंगजेब ने, आपको मैंने भली बात बताया कि औरंगजेब कितना कट्टर शासक था, उसने 3 भाइयों को मारकर। तो फ्रेंड्स औरंगजेब ने, यानी कि जिस कट्टर शासक ने जिसके बारे में यदि उनकी अच्छाइयों को बताया हो, तो फ्रेंड्स वो कैसे होंगे, यानी कि शिवाजी बहुत ही अच्छे
चरित्र के इंसान थे। इसी के पास फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नादिर शाह का आक्रमण, यानी कि नादिर शाह ने कब कब आक्रमण किया, कैसे आक्रमण किया, तो उन्हीं के बारे में चर्चा करना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि नादिर शाह बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, यानी कि महत्व के बहुत यानी कि महत्वाकांक्षी यानी कि लालसा उनके मन में बहुत ही ज़्यादा थी या बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। उसने 1739 इकाई में एक विशाल सेना के साथ करनाल नामक स्थान पर आ पहुंचा। इस युद्ध में मुगल सेना पराजित हुई, यानी कि जो मुगल सेना थे फ्रेंड्स वो पराजित हो गई। 20 मार्च 1739 को नादिर शाह दिल्ली पहुंच गई। उसने भीषण कत्लेआम कराया, यानी कि उसने भीषण ही यानी कि कत्लेआम करा दिया, अर्थात कि बहुत लोग वहां पर मारे गए। भारत से जाते समय वह अपने साथ कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस तथा अतुल धन संपत्ति ले गए, यानी कि जो नादिर शाह था फ्रेंड्स वो भारत से जाते समय कोहिनूर हीरा ले गया था, जिसे आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा ये कीमती हीरा है। तो फ्रेंड्स कोहिनूर हीरा ले गया था, तख्ते ताउस ले गया था, अतुल धन यानी कि बहुत सारी धन संपत्तियों को नादिर शाह ले गया था। नादिर शाह के आक्रमण से मुगल साम्राज्य को गहरा धक्का लगा और साम्राज्य की जड़ें खिल गई, यानी कि वहीं से मुगल साम्राज्य की जड़ें खिल गई थी। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला टिप्पणी करना है, जो हमारी प्रश्न है राणा सांगा जी, यानी कि राणा सांगा जी के ऊपर यहाँ पर टिप्पणी करना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि यह मेवाड़ का राजा था, यानी कि जो राणा सांगा जी थे वो मेवाड़ की राजा थे। खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा की मुठभेड़ हुई, यानी कि खानवा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था फ्रेंड्स, तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राजपूतों ने बड़ी ही वीरता का परिचय दिया, यानी कि जो राणा सांगा जी थे उन्होंने बहुत ही वीरता के साथ इस युद्ध में अपना परिचय दिया। बाबर ने अपने सैनिकों को जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया था फ्रेंड्स? जिहाद का नारा किसने दिया था? बाबर ने दिया था। 16 मार्च 1527 इकाई को भीषण युद्ध में राणा सांगा को एक तीर लगने से घायल हो गया और मारा गया, यानी कि राणा सांगा जी 16 मार्च सन 1527 इकाई को एक तीर लगने की वजह से घायल हो गई। इसमें राजपूतों की शक्ति को गहरा धक्का लगा और राजपूतों का हिंदू राज्य स्थापित करने का स्वप्न अधूरा रह गया, यानी कि जो राजपूत थे उनका जो हिंदू राज्य स्थापित करने का सपना था फ्रेंड्स वो अधूरा ही रह गया। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणाम, यानी कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स उनके क्या क्या परिणाम थे, यानी कि उनकी क्या रिजल्ट आई। तो इसका आंसर है कि पानीपत के युद्ध का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स इसका भारतीय हमारे इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक निर्णायक युद्ध था। कैसा युद्ध था फ्रेंड्स? यह एक निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध के पश्चात भारतीय इतिहास का दूसरा युग प्रारंभ होता है। भारतीयों को एक दूसरी विदेशी सत्ता की अधीनता में आना पड़ा। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, यानी कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और वह युद्ध में मारा गया। दिल्ली में अफगानों का राज्य समाप्त हो गया, यानी कि जो दिल्ली थी फ्रेंड्स उसमें अफगानों का राज्य उस समय था और वो राज्य समाप्त हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और उसी स्थान से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली में अफगानों का राज्य समाप्त होने के कारण ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स जो पानीपत के प्रथम युद्ध के जो परिणाम है इस पे काफ़ी बार टिप्पणी लिखने के लिए आया है। तो फ्रेंड्स एक बार इसे आप कहीं नोटिस कर लीजिए। कहीं मैंने बताया है आप सभी को कि जब मैं वीडियो आप सब मेरा वीडियो देखें तो आप सब प्लीज़ एक पेन और रफ के साथ ही बैठें, जिससे आप इसे अच्छे तरीके से राइट करते हुए चलिए। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक हल्की निगाह से देखते हुए चलेंगे तो इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको लर्न हो जाएंगे। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाबर का व्यक्तित्व, यानी कि बाबर जो थे वो उनका व्यक्तित्व कैसा था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि बाबर अत्यंत सूरवीर व्यक्ति था, यानी कि वो बहुत ही साहसी व्यक्ति था। उसका शरीर सुगठित तथा चुस्त था, यानी कि काफ़ी वो एक्टिव और चुस्तीला था, जिसमें शारीरिक बल बहुत था, यानी कि जो उसके शरीर थी फ्रेंड्स उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा बल था। वह बगल में दो व्यक्तियों को दबाकर सरलता से दुर्ग की दीवार पर दौड़ सकता था, यानी कि उसमें इतना पावर था फ्रेंड्स जो बाबर था कि वो अपने बगल में दो व्यक्तियों को दबाकर भी दौड़ सकता था। वह बहुत साहसी एवं परिश्रमी था। वह खूबसूरत था तथा तैरने की कला में निपुण था, यानी कि उससे जो स्विमिंग करना था फ्रेंड्स वो काफ़ी अच्छे तरीके से आता था। गंगा के अतिरिक्त भारत की सभी नदियाँ उसने तैरकर पार की थी, यानी कि जो गंगा नदी है फ्रेंड्स उसे छोड़कर उसने भारत की सभी नदियों को तैरकर पार कर लिया था, यानी कि बाबर कह सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सूरवीर व्यक्ति था, क्योंकि नदियों के पानी को कहीं कहीं तूफान आता है तो पार करना कितना मुश्किल होता है। लोग नाव से जाते हैं और डूब जाते हैं और इन्होंने तैर कर पार कर ली थी, यानी कि काफ़ी
स्ट्रगल मैन थे, यानी कि बहुत सारे इन्होंने संघर्ष किया और इस कारण से अपने इनका व्यक्तित्व बहुत ही साहसी था। इसी के पास फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि खानवा युद्ध के क्या क्या परिणाम है। मैंने अभी पानीपत के युद्ध के परिणाम बताया फ्रेंड्स, इसके बाद आया खानवा युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि बाबर के लिए खानवा का युद्ध, किसके लिए फ्रेंड्स, बाबर के लिए, बाबर के लिए खानवा का युद्ध अंतिम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। पानीपत के युद्ध ने बाबर को शक्ति दी, जो पानीपत का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, इन्होंने बाबर को शक्ति दी और खानवा के युद्ध ने सुरक्षा। राजपूत प्रभुत्व का भय जो गत कुछ वर्षों से भारत में मुसलमानों की आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था, एक बार सर्वदा के लिए दूर हो गया। यानी कि जो भारत में मुसलमानों की आंखों में अस्पष्टता दिखाई देती थी फ्रेंड्स, वो राजपूत प्रभुत्व का जो भय था वो खानवा के युद्ध से दूर हो गए। इस विजय के द्वारा राजपूत एकता छिन्न भिन्न हो गई। भारत का मुगल साम्राज्य शीघ्र दृढ़ता से स्थापित हुआ। यानी कि फ्रेंड्स ये जो युद्ध था, खानवा के युद्ध के जो परिणाम है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध के परिणाम और खानवा युद्ध का परिणाम, ये फ्रेंड्स अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे भी राइट कर लीजिए। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाबर एक सेनापति के रूप में थे, तो उन्हीं पर टिप्पणी करना है कि बाबर एक सेनापति के रूप में थे, उन्होंने क्या क्या किया, उसी पर टिप्पणी करना है। तो फ्रेंड्स इनका आंसर है कि बाबर एक महान सेना नायक एवं महान विजेता थे। यानी कि सेना नायक भी थे और महान विजेता थे, यानी कि जितनी भी सेनाएं या जितनी भी उन्होंने युद्ध किए हैं उसमें वो महान विजेता थे, यानी कि उन्होंने हर एक युद्ध को जीता था। वह 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा, यानी कि 11 यानी बहुत ही कम उम्र में उन्होंने सिंहासन पर अपना तख्ता जमा लिया था और उसे अंत समय तक युद्ध करना पड़ा। बाबर एक प्रशंसनीय घुड़सवार, कमाल का निशाना लगाने वाला, बढ़िया तलवार चालक और कुशल शिकारी था। उसका सैनिक अनुशासन बहुत कठोर था। युद्ध के समय वह पूरे वेग के साथ कार्य करता था और सैनिकों से भी खूब काम लेता था, यानी कि वो काफ़ी एक्टिव था और जब वो निशाना लगाने में वो काफ़ी एक्टिव था तो वो काफ़ी लोगों को मार डालता था अपने बहुत ही एक तीर के शिकंजे से, इस कारण से, और वो अच्छे कुशल शिकारी भी था। तो कह सकते हैं कि बाबर भी उस समय का एक महान सूरवीर व्यक्ति था जो काफ़ी स्ट्रांग था। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, यानी कि शेर खां के बारे में बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि यह हुमायूं के प्रति सभी प्रतिद्वंदियों में सर्वाधिक योग्य, शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। यानी कि जो शेर खां जी थे वो हुमायूं के प्रति, यानी कि हुमायूं के सभी प्रतिद्वंदियों में सर्वाधिक, यानी कि जितने भी उनके प्रतिद्वंदी थे फ्रेंड्स उनमें से सबसे ज़्यादा योग्य थे, शक्तिशाली थे एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। इन्होंने बाबर के अंतिम दिनों में विद्रोहियों का साथ दिया था, यानी कि बाबर के समय में इन्होंने अंतिम समय में इन्होंने विद्रोहियों का साथ दे दिया था, जबकि बाबर ने उस पर विशेष कृपा की तथा अनेक परगना देकर पूर्व का शासक बना दिया। शेर खां मुगलों से घृणा करता था, यानी जो शेर खां थे फ्रेंड्स वो मुगलों से घृणा करते थे। वह कहता था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो इन मुगलों को भारत से ही बाहर खदेड़ दूंगा। यानी कि जो शेर खां थी वो मुगल सम्राट के सबसे ज़्यादा कट्टर विरोधी थी फ्रेंड्स। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है कन्नौज का युद्ध, यानी जो फ्रेंड्स ये युद्ध है जो 1540 में इकाई में स्टार्ट हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है फ्रेंड्स, क्योंकि ये युद्ध कम से कम बहुत ही ज़्यादा बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसे भी आप कहीं राइट कर लें। तो फ्रेंड्स इसका है कि चौसा के युद्ध जो 1539 ईस्वी में हुआ था, में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह ने उसका पीछा किया और कालपी तथा कन्नौज को रोंदता हुआ, किसको फ्रेंड, कालपी तथा कन्नौज को रोंदता हुआ बिलग्राम के निकट पहुंचा। यानी कहाँ पहुंचा फ्रेंड्स, बिलग्राम के निकट पहुंचा। 17 मई 1540 ईस्वी को शेरशाह ने मुगल शिविर पर आक्रमण कर दिया। यानी कि कब फ्रेंड्स उन्होंने आक्रमण किया, 17 मई 1540 ईस्वी को शेरशाह ने मुगल शिविर पर आक्रमण कर दिया। कीचड़ के कारण मुगल सैनिक तोपों का प्रयोग न कर सके। किसके कारण फ्रेंड्स, कीचड़ के कारण, यानी कि बहुत ज़्यादा जो मलबे बने थे उन्हीं के कारण वो मुगल जो सैनिक थे वो तोपों का प्रयोग ना कर सके। इस प्रकार अफगानों ने बड़ी आसानी से विजय प्राप्त कर ली। इस युद्ध में एक गोली तक नहीं चलाई गई, यानी कि इस युद्ध में एक गोली तक भी नहीं चलाई गई और जो मतलब जो मुगल शासक था वहाँ पर उसको बहुत ही आसानी के साथ उस पर विजय प्राप्त कर लिया। किसने फ्रेंड्स विजय प्राप्त कर लिया, अफगानों ने। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यस फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग फ्रेंड्स कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट के द्वारा ही हम आपकी सभी वीडियो को प्रोवाइड करा पाते हैं। फ्रेंड्स यदि आप लोग हमें कमेंट नहीं करेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। तो इसलिए आप कमेंट करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।